हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक छोटी बच्ची मैरी बेल की है जो 10 साल की उम्र में ही एक सीरियल किलर बन गई। मैरी अपने से छोटे बच्चों का मर्डर कर देती थी। ऐसा वो किसी गुस्से या रंजिश के चलते नहीं, बल्कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही पूरी प्लानिंग के साथ करती थी। ऐसा करने का कारण ये था कि छोटे बच्चों को चोट पहुंचाकर या उनका मर्डर करके उसे एक अलग तरह की एक्साइटमेंट तथा हैप्पीनेस फील होती थी। सीरियल किलर का क्या माइंड सेट होता है, क्यों वो क्राइम को अंजाम देते हैं, कौन से वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिनसे कोई व्यक्ति सीरियल किलर बनता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम इस केस के थ्रू बात करेंगे। एक बच्चे की शुरुआत के जो साल होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जैसे ही परवरिश बच्चे को मिलती है उस हिसाब से ही बड़े होकर उसकी पर्सनैलिटी बनती है। बचपन में बच्चे को कितना प्यार मिला या फिर नहीं मिला, बचपन में उसे कितना अटेंशन या सपोर्ट मिला है या फिर नहीं मिला है, ये सभी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, कैसी उसकी पर्सनैलिटी रहेगी। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड के अकॉर्डिंग एक बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन की शुरुआत के 5 सालों में ही तय हो जाता है। यानी शुरुआती 5 साल बच्चे की जिंदगी के बहुत अहम होते हैं। यही तय करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, कैसे उसकी पर्सनैलिटी रहेगी। आज का जो हमारा केस है वो है एक छोटी बच्ची मैरी बेल, जिसका जन्म 26 मई 1957 को नॉर्थम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था। मैरी की माँ का नाम एलिजाबेथ बेटी बेल था। बेटी एक प्रोस्टिट्यूट थी और ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से घर पर नहीं रह पाती थी। बेटी ने जब मैरी को जन्म दिया उस टाइम मैरी काफी यंग थी, वो सिर्फ 17 साल की थी। डिलीवरी होते ही बेटी ने डॉक्टर को कहा, टेक दिस अवे फ्रॉम मी, यानी इस बच्ची को मुझसे दूर रखो। बेटी का पहले एक बेटा भी था जिसका बेटी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। बेटी हमेशा अपने बच्चों को अनदेखा करती थी। ट्रेवल करते टाइम बेटी एक क्रिमिनल, रोबर और अल्कोहलिक आदमी से मिली जिसका नाम था विलियम बिली बेल। मैरी के पैदा होने के 1 साल के बाद ही बेटी ने बेल से शादी कर ली। ऐसी बेटी थी बेली भी डिक्टो उसी के जैसा था। दोनों ही अल्कोहलिक, कैरेक्टरलेस, सेल्फिश और अनरिस्पॉन्सिबल प्रवृत्ति के थे। जब मैरी छोटी थी और अगर खेलते हुए उसे चोट लग जाती तो उसकी माँ बेटी मैरी को कोई केयर और अटेंशन नहीं देती थी। मैरी की आंटी ने बताया कि 1960 में एक बार गुस्से में बेटी ने मैरी को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया था, जिसमें मैरी बच तो गई परंतु उसको काफी ज्यादा चोट आई थी। सबसे ज्यादा चोट मैरी के सिर पर लगी थी। यही नहीं, बेटी ने छोटी सी मैरी को अपनी स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां भी खिला दी थी ताकि उसे मैरी को संभालना ना पड़े। मैरी की माँ फ्रस्ट्रेशन में अक्सर मैरी का गला दबाकर उसको टॉर्चर करती थी। यही नहीं, बेटी ने अपनी बेटी मैरी को एक मेंटली अनस्टेबल लेडी को बेचने की कोशिश भी की थी, जिसमें वह नाकामयाब रही। ये भी कहा जाता है कि जब मात्र मैरी 5 साल की थी तो बेटी अपने क्लाइंट को मैरी के साथ सेक्सुअल अब्यूज करने देती थी, वो भी सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। अब सोचिए, इन सब गलत कामों ने मैरी की मेंटल हेल्थ को किस हद तक अफेक्ट किया होगा। साइकोलॉजी कहती है कि किसी आदमी की पर्सनैलिटी कैसी बनेगी ये मेनली 2 बातों से तय होता है। पहला, जेनेटिक फैक्टर, नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी बच्चे को पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से कैसे जीन्स विरासत में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते भी हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स तथा पूर्वज गोरे तथा लंबे हट्टे कट्टे होते हैं उनके बच्चे भी अक्सर गोरे और अच्छी कदकाठी वाले पैदा होते हैं। नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर। एक बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कैसे घर में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स तथा अदर रिलेशंस बच्चे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे उसे पेश आते हैं, बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो गरीब है या अमीर है, उसको कैसा खाना दिया जाता है, कैसे स्कूल में उसकी पढ़ाई होती है या फिर नहीं हो पाती, आस पड़ोस का माहौल कैसा है, ये सब फैक्टर हर इंसान को प्रभावित करते हैं। इन सब फैक्टर से आदमी की सोच बनती है, वह चीजों को, सिचुएशन को किस नजरिए से देखता है, कैसे वह सिचुएशन से डील करता है, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर तथा जेनेटिक फैक्टर दोनों से ही तय होता है। यहाँ मैरी के केस में मैरी
एक छोटी सी बच्ची मैरी, जिसे 5 साल की उम्र तक न तो पेरेंट्स का प्यार मिला, ऊपर से फिजिकल अब्यूज, मेंटल टॉर्चर, इन सब की वजह से मैरी कभी अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाई। इतना कुछ सहा मैरी ने, वो भी इतनी कम उम्र में। इन सभी टॉर्चर का रिजल्ट मैरी की मेंटल स्टेट पर इफेक्ट डाल रहा था, जो जल्द ही दिखने वाला था। घर और स्कूल दोनों जगह मैरी का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल था। उससे काफी मूड स्विंग्स होते थे। अचानक किसी काम को करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर उसमें पैदा होती थी। 9 साल की उम्र तक मैरी सोते टाइम बिस्तर गिला कर देती थी। अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती और अक्सर लड़ाई में गला दबा देती थी। इस वजह से मैरी का कोई भी दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से घर तथा स्कूल दोनों जगह मैरी अकेलापन महसूस करती थी। बाद में मैरी की एक दोस्त बनी, जिसका नाम था नोर्मा। जैसे जैसे मैरी बड़ी हो रही थी, उसके मूड स्विंग्स की दिक्कत और भी बढ़ती जा रही थी। 1968 में एक 3 साल का बच्चा खून से लथपथ मार्गरेट रोड के पास कुछ लोगों को मिला। जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि वह खेल रहा था। खेल खेल में मैरी को गुस्सा आया और उसने गला दबाकर उसे छत से नीचे फेंक दिया। जब पुलिस ने मैरी से पूछा तो मैरी व नोर्मा दोनों ने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दोनों की कम उम्र को देखते हुए सिर्फ वार्निंग देकर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, परंतु ये बात अब स्कूल और घर के आस पड़ोस हर जगह फैल गई थी। 1968 में मार्गरेट रोड पर एक 4 साल का बच्चा रहता था, जिसका नाम था मार्टिन ब्राउन। वो बहुत ही नोटी और प्यारा बच्चा था। उस समय वहाँ पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब 3 बच्चे उस घर में खेलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मार्टिन पीठ के बल लेटा हुआ है। उसके हाथ स्ट्रेस थे, मुंह से झाग तथा थोड़ा खून निकल रहा था। ये देखकर बच्चे भागे और लोगों को सारी बात बताई। एम्बुलेंस बुलाई गई। जल्द ही एम्बुलेंस आ भी गई। नर्स ने मार्टिन को सीपीआर देने की कोशिश की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मार्टिन जिंदा नहीं बचा था। सीपीआर देते टाइम नर्स ने वहाँ 2 लड़कियों मैरी व नोर्मा को देखा था। मैरी, जिसकी उम्र उस समय 10 साल तथा नोर्मा 13 साल की थी। नर्स ने बच्चे समझकर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने माना था कि मार्टिन की मौत किसी नेचुरल कॉज या सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। उस समय तो नहीं, परंतु बाद में मैरी ने ये माना था कि उसी ने मार्टिन को जान से मारा था। अगले ही दिन मैरी का 11th बर्थडे था। उसी दिन मैरी व नोर्मा एक नर्सरी में घुसी, वहाँ खूब तोड़फोड़ की और वहाँ से निकल गई। जब वहाँ के ओनर को ये पता लगा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई। पुलिस को वहाँ 4 नोट्स मिले। पहले नोट पर लिखा था आई मर्डर सो दैट आई मे कम बैक। दूसरे नोट पर लिखा था वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन, फक ऑफ यू बास्टर्ड। तीसरे नोट्स में सिंपली लिखा था फक ऑफ, वी मर्डर्ड, वॉच आउट। चौथे नोट्स में लिखा था यू आर माइस, व्हाई, बिकॉज वी मर्डर्ड मार्टिन ओ ब्राउन, यू बैट, लुक आउट देयर मर्डर्ड अबाउट बाय फैनी। इन सब नोट्स से ये पता चल रहा था कि कोई सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए दूसरे बच्चों को मार रहा था। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस ने इसे ये बोलकर डिसमिस कर दिया कि ये बच्चों का कोई प्रैंक है। 2 दिन बाद जब मार्टिन की बॉडी को कोफिन में डाला जा रहा था तो मैरी व नोर्मा दोनों मार्टिन के घर गई और उसकी माँ से कहा कि हमें मार्टिन को देखना है। मार्टिन की माँ ने सोचा कि वे मार्टिन की डेथ के बारे में शायद कुछ नहीं जानती, तो मार्टिन की माँ बोली अब तुम कभी मार्टिन को नहीं देख पाओगी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस पर मैरी बोली वी नो दैट, हम तो बस उसे कैफिन में जाते हुए देखने आए। जब मार्टिन को ताबूत में रखा जा रहा था उस टाइम मैरी उसे देख रही थी और देखते समय मैरी के फेस पर एक अलग ही एक्साइटमेंट था, खुशी का भाव था। मैरी यहाँ तक भी नहीं रुकी। 31 जुलाई 1968 को ब्राउन हाउवी, जो मात्र 3 साल का था, अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था। अपने घर के बाहर इन बच्चों को खेलते देखकर मैरी व नोर्मा भी वहाँ आ गई। ब्राउन अपने डॉग को मैरी व नोर्मा के साथ खेलते खेलते उनके साथ ही चला गया, लेकिन जब वह शाम तक नहीं आया तो घर वालों को उसकी फिक्र हुई। घर वाले सर्च टीम के साथ रात को ही ब्राउन को ढूंढने निकल पड़े। घर के पास प्लेग्राउंड में ब्राउन की बॉडी मिली, जिसे खड्डे में डालकर ऊपर मिट्टी व घास फूस से छिपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने देखा कि ब्राउन की हत्या गला दबाकर की गई थी। पास में एक टूटी कैंची भी पड़ी थी जिससे ब्राउन के बाल भी काटे गए थे और उस कैंची से ब्राउन के प्राइवेट एरिया पर एम लिखकर स्क्रैच
बनाए गए थे। ब्राउन की बॉडी से मिले सबूत देखकर पुलिस समझ गई कि ब्राउन का कातिल कोई बच्चा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आसपास के सभी बच्चों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि ब्राउन उस दिन नॉर्मा और मैरी के साथ ही गया था। जब दोनों से पूछा तो दोनों ने मना कर दिया और कहा कि वे तो ब्राउन को जानते भी नहीं हैं। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों की कहानी अलग अलग मिली। पुलिस को उन पर शक हुआ और मैरी से जब स्ट्रिक्टली पूछा गया तो मैरी ने मान लिया कि वो ब्राउन को जानते हैं और उस दिन वो उन्हीं के साथ खेल रहा था। परंतु साथ ही मैरी ने एक स्टोरी और भी बना डाली। मैरी बोली, उस दिन एक 8 साल का लड़का भी हमारे साथ था जो ब्राउन के साथ खेल रहा था। उसकी ब्राउन के साथ लड़ाई हुई थी। बाद में दोनों ने उसे मिट्टी में कुछ छुपाते हुए भी देखा था। परंतु पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान समझ गई थी कि मैरी ही असली कातिल है तथा नॉर्मा भी इसमें शामिल है। जब नॉर्मा के पेरेंट्स ने नॉर्मा से इस टॉपिक पर बात की तो नॉर्मा ने अपने पेरेंट्स को सब सच बता दिया। इस पर नॉर्मा के पेरेंट्स ने पुलिस को बुलाया तो नॉर्मा ने बताया कि मैरी किसी के साथ खेल रही थी, फिर वो मुझे एक जगह ले गई, वहाँ ब्राउन मरा पड़ा था। मैरी ने नॉर्मा को बताया कि ब्राउन को मारकर उसे अपने ब्रेन में रिलीफ महसूस हुआ और एक अलग ही खुशी महसूस हुई। नॉर्मा ने बताया कि मैरी ने ही ब्राउन के जेनिटल एरिया पर ब्लेड से एम काटा था। पुलिस ये सब सुनकर हैरान थी कि 11 साल का बच्चा ऐसी हैवानियत कैसे कर सकता है। जब पुलिस वापस मैरी के पास गई तो मैरी ने डिनाई कर दिया कि उसने ब्राउन को नहीं मारा और पुलिस को धमकी दी कि मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगी क्योंकि तुम मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। यही नहीं, मैरी बच्चों को क्राइम लीगल प्रोसीजर से भी वाकिफ थी। ये सब जानकर पुलिस काफी हैरान थी। मैरी समझ चुकी थी कि उसके पेरेंट्स तो उसे बचाने वाले हैं नहीं। तो फाइनली पुलिस ऑफिसर डॉब्सन के सामने उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही ब्राउन को मारा था। पुलिस ने सारे सबूत कलेक्ट किए और नॉर्मा व मैरी दोनों को ब्राउन की मौत के लिए चार्ज किया गया। मैरी इस पर हंस रही थी जबकि नॉर्मा रोते रोते कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष है। बाद में बाकी केस भी डिस्क्लोज हुए जिनमें सबूतों के बेस पर ये क्लियर हो गया था कि नॉर्मा का इन मर्डर केस में कहीं कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि ना तो नॉर्मा के कहीं फिंगरप्रिंट मिले और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला जो नॉर्मा को दोषी साबित करता हो। मैरी को ही सभी मर्डर के लिए असली कातिल माना गया। जब मैरी की असलियत सबके सामने आ गई तो मैरी ने अंत में सिर्फ इतना कहा था, दैट्स ऑल राइट बाय मी, जबकि नॉर्मा ने धीमी आवाज में रोते रोते हुए कहा था, आई नेवर मर्डर। नाउ इट्स क्लियर कि नॉर्मा सबमिसिव पर्सनैलिटी वाली लड़की थी जो मैरी की हर बात मानती थी। शुरुआत में मैरी की जो चाइल्डहुड वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो बताने का रीजन यही था कि मैरी के सीरियल किलर बनने के पीछे उसकी माँ के नेग्लेक्ट बिहेवियर, चाइल्ड अब्यूज एंड मेंटल एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट का मेन रोल था। कोई भी बच्चा अंदर से इतना हैवान नहीं होता कि वो दूसरे बच्चों को इस हद तक चोट पहुंचाए जैसा मैरी छोटे बच्चों को मर्डर करते समय पहुंचाती थी। मैरी के एनवायरनमेंट ने मैरी को इतना कठोर बना दिया था कि बहुत छोटी उम्र में उसने इतना गलत स्टेप लिया कि एक छोटी बच्ची सीरियल किलर बन गई। मैरी बेल को दोनों बच्चों का मर्डर करने के लिए सजा सुनाई गई और नॉर्मा को उन सब चार्जेस से हटा दिया गया था। ऐसा तब हुआ जब मैरी ने खुद ये गवाही दी कि नॉर्मा इसमें शामिल नहीं थी बल्कि उसने ही सभी मर्डर किए हैं। जब जज ने सजा सुनाई उस समय मैरी रो रही थी और उसके पेरेंट्स भी वहीं थे। सभी आरोपों के हटने से नॉर्मा खुशी से ताली बजा रही थी। 17 दिसंबर 1968 को मैरी को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया गया जिसमें डॉक्टर ने मैरी को मेंटल करार दिया। कोर्ट के जज ने मैरी को समाज के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति बताया क्योंकि मैरी उसके आसपास रहने वाले सभी बच्चों के लिए खतरा थी, इसलिए उसे रेड बैंक सिक्योर यूनिट में भेजा गया। बाद में उसे अलग अलग जेलों में भी रखा गया। सजा मिलते ही मैरी पर न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया का ध्यान गया। दूसरी तरफ पैटी मैरी के सीरियल किलर बनने का भी काफ़ी फ़ायदा उठा रही थी क्योंकि वो अपनी बेटी के नाम पर इंटरव्यू देने के लिए मीडिया वालों से पैसे लेती थी। उसने कुछ नोट्स भी दुनिया को बेचे और ये क्लेम किया कि ये नोट्स मैरी के लिखे हुए हैं। सितंबर 1977 में मैरी फिर से सुर्खियों में आई क्योंकि अब वो जेल से भाग गई थी, परंतु सिर्फ 2 दिन के अंदर ही मैरी को पकड़ लिया गया। 12 साल तक अलग अलग जेलों में समय बिताने के बाद मैरी को 23 साल की उम्र में जेल से बाहर निकाला गया, लेकिन
बाहर निकलने से पहले उसने ये डिमांड की कि कोई भी मीडिया कवरेज नहीं की जाएगी वरना उस पर हमले हो सकते हैं। 4 साल बाद यानी 27 साल की उम्र में मैरी खुद एक माँ बनी। हैरानी की बात ये भी थी, मैरी उसी छोटे से शहर में शिफ्ट हो गई जहाँ वह पहले बचपन में रहती थी, परंतु समाज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में मैरी पर बायोग्राफी भी लिखी गई। ये किताब यूनाइटेड किंगडम सरकार की पोल खोलने वाली थी, इसलिए इसे यूके में बैन कर दिया गया। सरकार ने मैरी बेल की पहचान को पूरी तरह से छिपा कर रखा, इसलिए इस कानून को यूके में मैरी बेल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी भी दोषी की पहचान गुप्त रखी जाती है। सन 2009 में मैरी दादी बनी। तब से मैरी की किसी को कोई खबर नहीं है कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। आपको क्या लगता है, ऐसे सीरियल किलर को सोसाइटी में ऐसे रहने देना चाहिए या फिर ऐसे हत्यारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।